और कभी रोना नहीं चाहते हो तो ये 3 चीजें कभी दूसरों की मत देखना। जीवन में बहुत काम आने वाली बातें। दोस्तों, त्रिया चरित्र की ये कहानी आपको बहुत सुंदर सीख देने वाली है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए आज की ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। कहानी है एक राजा की जो बड़ा ही धर्मात्मा था। नाम था विक्रम। राजा विक्रम की 2 रानियां थी। एक थी रानी हंसिया और दूसरी रानी थी अनंदा। राजा विक्रम की दोनों रानी बहुत सुंदर थी। राजा अपनी दोनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात, राजा अपनी रानी के साथ महल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान रानी अनंदा अपने राजा विक्रम से कहती है कि महाराज, आज मैंने एक बहुत गलत सपना देखा है। वास्तव में उस सपने को देखकर मैं विचलित हो गई। तब राजा पूछते हैं, कहो रानी, तुमने ऐसा क्या सपना देखा है जिससे तुम्हारा मन आज बहुत विचलित हो गया। मित्रों, तब रानी अपने सपने की बात राजा विक्रम को बताती है और कहती है, महाराज ध्यान से सुनो। मैंने सपने में देखा कि एक नदी बह रही थी और उस नदी पर एक प्यासी गाय पानी पीने के लिए आती है और वो गाय इतनी प्यासी थी कि पानी पीते पीते वो पूरी नदी का जल पी जाती है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हे महाराज, जब मैं उस स्वप्न का अर्थ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि आप पर महाराज केतु का प्रभाव है। कोई अनहोनी ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा अपनी रानी को बेचैन देखकर समझाते हैं, हे रानी, तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सपने कभी सच नहीं होते। सपने तो मिथ्या हुआ करते हैं। तुम परेशान मत हो। ये जरूरी नहीं कि हर एक सपना सच हो जाए। मित्रों, अपनी रानी को धैर्य बंधाने के बाद राजा विक्रम अपने दरबार में आ जाते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। राजा के राज्य में कुछ चोरों का बोलबाला अधिक था। आए दिन किसी न किसी के घर से चोर धन चुरा ले जाते थे। राजा के सिपाही चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रहे थे। तो राजा अपने दरबार में बैठे बैठे सोचते हैं, प्रजा की और प्रजा के धन की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। विद्वान लोग कहते हैं, प्रजा की रक्षा ना करने वाले राजा को, तपस्या ना करने वाले ब्राह्मण को, दान ना करने वाले धनवान को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में गिरा देते हैं। अपने दरबार में बैठे बैठे राजा विक्रम सोचने लगे कि आज मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं पहरा देना चाहिए। और मित्रों, जिस प्रजा को ऐसा राजा मिल जाए उस राजा के तो धन्य भाग समझना चाहिए। जब राजा विक्रम को प्रजा की तरफ से कुछ लूटपाट की शिकायतें मिली तो राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में यदि उत्पाती शक्तियां बढ़ गईं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। यही सोचकर राजा विक्रम उस रात पहरा देने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रात का वक्त होता है, राजा ने अपना राजसी वेश त्यागा और एक साधारण आम नागरिक का वेश बनाकर घोड़े पर बैठकर चल दिए और अपने नगर का पहरा देने के लिए नगर में घूमने लगे। साधारण वेशभूषा में राजा अपने नगर में पहरा देने लगा। होता क्या है, रात में राजा की मुलाकात एक चोर से हो जाती है। राजा विक्रम से उस चोर ने पूछा कि रात्रि में घूमने वाले भाई तुम कौन हो। तो राजा कहने लगा, साहब मैं एक चोर हूं और चोरी के उद्देश्य से नगर में घूम रहा हूं। राजा का जवाब सुनकर चोर ने कहा, भाई तुम चोर हो। राजा ने कहा, हां। उसके बाद राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और रात्रि के समय क्यों घूम रहे हैं। तब वो चोर कहता है, भाई जब आपने बता दिया है तो मैं भी बता ही देता हूं। मैं भी एक चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से मैं भी नगर में घूम रहा हूं। मित्रों, इस प्रकार जब दोनों ने अपने आप को चोर बताया तब दोनों लोग बड़े खुश होते हैं। कहने लगे, भाई हमारा तुम्हारा दोनों का एक ही गंतव्य है। वो कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। इस प्रकार वे दोनों साथ साथ घूमने लगे। घूमते घूमते एक जगह बहुत सा माल खजाना दिखाई देता है। तो राजा विक्रम ने कहा, भाई यहां बहुत सारा धन दिखाई दे रहा है, तुम जाओ और जाकर उसे चुरा लाओ। तब राजा की बात सुनकर चोर कहता है, भाई धन तो मैं चुरा लाता, पर मैं एक सत्यवादी चोर हूं।
मैं इस तरह के धन में हाथ नहीं डालता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूं। मैं एक सत्यवादी चोर हूं। चोर का उत्तर सुनकर राजा विक्रम बड़े हैरान होते हैं। कहने लगे, सत्यवादी चोर? मैं कुछ समझा नहीं। चोर तो मैंने सुना है, पर सत्यवादी चोर मैं पहली बार सुन रहा हूं। चोर ने कहा, मित्र, मैं चोरी तो करता हूं, पर केवल 4 आने की चोरी करता हूं। 4 आने से ज्यादा कीमती वस्तु मैं चोरी नहीं करता हूं। मुझे घूमते घूमते काफी समय इसीलिए तो हो गया कि मुझे 4 आने की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं अभी तक शहर में घूम रहा हूं। तो राजा विक्रम कहने लगे, तब तो तुम मुझ जैसे ही हो। मैं भी एक सत्यवादी चोर हूं, और मैं भी 4 आने से ज्यादा की वस्तु की चोरी नहीं करता हूं, इसलिए मुझे घूमना पड़ रहा है। तो चोर राजा विक्रम से कहता है कि तब तो हम दोनों साथ साथ चोरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों 4-4 आने की वस्तु की चोरी कर लेंगे और चले आएंगे। इस प्रकार वे दोनों चोरी करने के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक साहूकार का घर पड़ा। वो साहूकार बहुत ही पैसे वाला था। राजा विक्रम ने उस चोर से कहा, भाई, आप साहूकार के घर के अंदर चले जाइए और 4-4 आने की 2 वस्तुएं ले आना। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूं और राजा के सैनिकों को देखता रहूंगा। अगर कोई बात मालूम पड़ती है तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। इस प्रकार राजा विक्रम के कहने पर वो सत्यवादी चोर साहूकार के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और राजा विक्रम उस घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। चोर जब चोरी करने के उद्देश्य से घर के अंदर चला गया तो वो देखता क्या है कि उस घर के अंदर चारों तरफ एक से एक कीमती सोने चांदी की चीजें पड़ी हुई थी। उन कीमती वस्तुओं में उसे कोई 4 आने की वस्तु नजर नहीं आ रही थी जिसे वो चुरा लेता। साहूकार के घर में 4 आने की कीमत से ज्यादा की कोई चीज नहीं मिली। मित्रों, इस प्रकार से वो चोर साहूकार के घर के अंदर माल तलाश कर रहा था। उधर राजा विक्रम घर के बाहर खड़े थे। माल खोजते खोजते चोर को जब कोई 4 आने की वस्तु नहीं मिली तो चोर साहूकार के कक्ष में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि साहूकार अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। मित्रों, साहूकार की पत्नी नवविवाहिता थी। रूप और यौवन से वो संपन्न थी। वे दोनों पति पत्नी सो रहे थे। उस चोर ने वहां गौर किया तो देखा कि साहूकार की पत्नी जो थी उसके हाथों में 4-4 आने की 2 अंगूठियां हैं। तो चोर का ध्यान उन अंगूठियों पर चला जाता है। चोर ने विचार किया कि इस समय साहूकार की पत्नी सो रही है, क्यों ना मैं इसकी ये दोनों अंगूठी इसके हाथ से निकाल लेता हूं। 4 आने की है, एक अंगूठी मैं ले लूंगा और एक 4 आने की अंगूठी उस चोर को दे दूंगा जो बाहर खड़ा है। यही सोचकर उस चोर ने साहूकार पत्नी के हाथों से एक अंगूठी को तो उतार लिया। चोर ने जब एक अंगूठी उतार ली तो फिर वो दूसरी अंगूठी उतारने लगा। लेकिन बंधु, वो चोर जब साहूकार की पत्नी के हाथ से दूसरी अंगूठी निकाल रहा था तो उसी समय साहूकार की पत्नी जाग जाती है और अपने पास एक व्यक्ति को देखकर चौंक कर बोली, कौन हो तुम और यहां कैसे आई? चोर ने कहा, क्षमा करना, मैं एक चोर हूं। डरकर वो कहने लगी, अबे चोर, अगर तू चोर है और चोरी करने की मनसा से मेरे घर में घुसा है तो मेरे महल में सामान की और माल की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, फिर तू मेरे पलंग पर कैसे आया? तो चोर कहता है कि देखो साहूकार की पत्नी, मैं एक चोर हूं और मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूं, मैं एक सत्यवादी चोर हूं। चोर की बात सुनकर साहूकार की स्त्री बोली, सत्यवादी चोर कैसा होता है? तब चोर कहता है, देखो देवी जी, मैं चोरी तो करता हूं पर केवल 4 आने की चोरी करता हूं। 4 आने से ऊपर की कीमती वस्तुओं को मैं छूता तक नहीं, और मुझे तुम्हारे महल में 4 आने की कोई वस्तु नहीं मिली। जब 4 आने की वस्तु नहीं मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साहूकार की पत्नी के हाथों से ये जो 2 अंगूठियां हैं उन्हीं को उतार लेता हूं। मुझे लगा कि आपके हाथों में 4-4 आने की 2 अंगूठियां हैं। मैंने एक अंगूठी तो उतार ली और दूसरी उतार रहा था, तब तक आप जाग गई।
चोर का जवाब सुनकर साहूकार की स्त्री उससे बहुत प्रभावित होती है। साहूकार की पत्नी कहने लगी, हे चोर, मुझे एक बात बताओ। तुम कह रहे हो कि मैं 4 आने से अधिक की चोरी नहीं करता हूं, पर तुम तो अकेले हो, लेकिन अंगूठियां आपने 2 उतारी हैं। तब चोर कहता है कि मेरा एक साथी बाहर खड़ा हुआ है, एक अंगूठी मैंने उसके लिए उतारी है। मित्रों, चोर की इन बातों ने साहूकार की पत्नी का मन मोह लिया। अब तो साहूकार की पत्नी उस चोर पर आसक्त हो जाती है। उसका पति गहरी नींद में सो रहा था और वो रात के समय उस चोर पर आसक्त हो गई। देखिए बंधुओं, पत्नी साहूकार की थी, पर चोर पर उसका दिल आ गया। सोचती है कि ऐसा चोर मैंने कहीं नहीं देखा जो चोरी भी सत्य के साथ करता है। वो स्त्री उसकी इसी आदत पर उस पर मोहित हो गई। साहूकार की स्त्री उस चोर से कहती है, हे चोर, मैं तेरी इसी आदत पर तुझ पर मर मिटी हूं। मैं दिलो जान से तुझ पर आशिक हूं। तू मुझे अपने साथ ले चल, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यह देख करके चोर भी बड़ा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मैं एक चोर हूं और 4 आने की चोरी करता हूं। मैं किसी की स्त्री को कैसे ले जा सकता हूं, और अगर नहीं ले जाता हूं तो ये मर जाएगी, तो फिर मुझे पाप लगेगा। दर्शक बंधुओं, अब तो चोर बड़ी दुविधा में पड़ गया। फिर कुछ सोच विचार कर कहने लगा, देवी, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है, मैं आपको ले चलूं उससे पहले मैं उससे पूछकर आता हूं। अगर वो कह देगा तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मित्रों, चोर की बात सुनकर के साहूकार की पत्नी कहती है, ठीक है, तुम बाहर जाओ और तुम अपने साथी से पूछ कर आना। मित्रों, अब तो वो चोर साहूकार पत्नी को वचन देकर बाहर खड़े राजा विक्रम के पास जाता है। उसे नहीं पता था कि बाहर जो खड़ा है वो यहाँ का राजा है। वो एक आम नागरिक की वेशभूषा में थे, इसलिए चोर भी उनको कोई चोर ही समझ रहा था। चोर ने राजा विक्रम से बाहर आकर कहा कि मित्र, 4 आने की 2 अंगूठियां तो मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूं, इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि मैं क्या करूं। राजा ने पूछा, कैसी दुविधा में फंस गए हो? तब चोर अंदर की पूरी बात बताता है। कहता है, मित्र, जब मैं चोरी करने उसके घर के अंदर गया तो मुझे 4 आने की कोई वस्तु नजर नहीं आई। मैंने देखा कि साहूकार की स्त्री के हाथों में 4 आने की अंगूठी है और वो उस समय अपने पति के साथ सो रही थी। मैंने उसकी उंगलियों से वो अंगूठी उतारनी चाहिए। एक अंगूठी तो मैंने उतार ली, दूसरी अंगूठी जैसे ही मैं उतारने जा रहा था, इतने में साहूकार की स्त्री जाग गई। चोर की इतनी बात सुनते ही राजा विक्रम कहने लगे, तब तो हमें यहां से भाग चलना चाहिए। चोर कहने लगा, नहीं भाई, हमें यहां से भागना नहीं है, आगे सुनो फिर क्या हुआ। साहूकार की पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, तो मैंने कह दिया कि मैं एक सत्यवादी चोर हूं और 4 आने की चोरी करता हूं। मेरी इस बात से वो मुझसे बहुत प्रभावित हुई, वो मुझ पर आसक्त हो गई और वो मेरे साथ चलने को मचल रही है। वो कह रही है, अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसे लेकर आऊं या ना आऊं। यही पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। चोर की बात सुनकर विक्रम कहने लगी, देखो भाई, तुम ऐसा करो, अगर वो स्त्री तुम्हारे साथ चलना चाहती है तो तुम उससे एक बात कहना। उसका पति तो वहां सो ही रहा है, तुम उससे कहना कि यदि वो अपने पति का सर अपने हाथों से काट दे तो हम उसे ले चलेंगे, अन्यथा तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला है और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी स्त्री को लेकर चला गया हूं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। राजा विक्रम ने कहा, यदि वो अपना पति का सर काट देती है तो तुम्हें ध्यान रखना है, फिर तुम्हें वहां रुकना नहीं है, तुम तुरंत महल से बाहर आ जाना, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। श्रोताओं, अब तो राजा की बात सुनकर के चोर महल के अंदर चला जाता है। तो चोर जब अंदर चला गया और साहूकार की पत्नी से कहने लगा कि देवी, देखो, तुम मेरे साथ चलने को कह रही हो, मैं तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर ले जा सकता हूं। तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला है, जब उसको पता चलेगा तो वो ना तो मुझे छोड़ेगा और ना तुम्हें, इसलिए हे देवी, आपको अपने हाथों से अपने पति का सर काटना होगा। अगर तुम इसका सर काट देती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। मित्रों, चोर की बात सुनकर वो स्त्री अपने पति को मारने के लिए राजी हो जाती है
और कहते हैं, पर पुरुषों के साथ रमण करने वाली स्त्री अपने कुल का विनाश भी देख सकती है, समाज की निंदा भी सुन सकती है, बंधन में भी पड़ सकती है, और मरने मारने की बात आ जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटती। और कहा भी गया है कि समुद्र की लहरों की तरह अत्यंत चंचल चपल स्वभाव वाली स्त्रियां संध्या के समय बादलों की रेखा की तरह केवल कुछ ही क्षणों तक प्रेम करने वाली स्त्रियां अपना काम बनाने के बाद पुरुष को किसी काम का ना समझकर उसे उसी तरह छोड़ देती हैं जैसे स्त्रियां महावर को निचोड़ने के बाद रुई को फेंक दिया करती हैं। मित्रों, चोर के कहने पर उस स्त्री ने हाथ में तलवार लेकर सोते हुए अपने पति की गर्दन पर जोर से वार कर दिया और एक ही बार से पति की गर्दन धड़ से अलग होकर गिर गई। और जैसे ही उस चोर को पता चला कि उसने अपने पति को मार दिया है तो चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाहर आकर के विक्रम ने पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या उस स्त्री ने अपने पति का सर काट दिया? चोर ने जवाब दिया, हां, उसने अपने पति का सर काट दिया है, इसीलिए मैं वहां से भाग आया। तब विक्रम कहते हैं, मित्र, अब तुम यहां से भाग जाओ, वरना राजा के सिपाहियों को पता चल गया तो वो स्त्री ये नहीं कहेगी कि उसने अपना पति स्वयं मारा है, वो कहेगी कि उसके पति को आपने मारा है। इसलिए यहां से भाग जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे, और तुम पकड़े गए तो राजा निश्चित तुम्हें मृत्यु दंड देगा। मेरी तो कोई नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला चोर हूं, और साहूकार की स्त्री ने मुझे देखा भी नहीं है। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। राजा विक्रम तो इधर अपने महल में आकर सो जाते हैं। इधर क्या होता है आगे ध्यान से सुनिए। जब उस साहूकार पत्नी ने देखा कि वो चोर भाग गया है, उसने मेरे पति को भी मरवा दिया और मुझे भी साथ नहीं ले गया, मुझे मूर्ख बना गया। अब तो राजा के सिपाहियों से बचने के लिए साहूकार की स्त्री ने सोने चांदी से भरे हुए 2 संदूकों को निकाला और उनसे सोने चांदी के पैसे जेवर फैलाकर घर में डाल दिए और संदूकों को खुला छोड़ दिया। उसके बाद वो रोने चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी कि चोर आ गए, चोर आ गए, मेरे पति को मार गए। मित्रों, जब अड़ोसी पड़ोसी आने लगे तो उसने कह दिया कि चोर मेरे पति को मारकर चले गए। जब उसके पड़ोसियों ने देखा कि साहूकार का सर कटा पड़ा है, पूरे कमरे में रक्त फैला पड़ा था और सोने चांदी के 2 बक्से खुले पड़े थे, तो उन्होंने यही समझा कि जरूर इसके पति को चोरों ने मारा है। धीरे धीरे वहां काफी लोग जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यह सूचना महाराज के पास पहुंचती है कि महाराज, आपके राज्य में चोरी हो रही है और उस साहूकार को चोरों ने मार दिया है। तो महाराज कहने लगे कि हम बहुत जल्दी चोरों को पकड़ लेंगे, आप चिंता ना करें। आप सब लोग मिलकर साहूकार के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब तो उसके पड़ोस वाले मिलकर साहूकार के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। दर्शक बंधु, साहूकार की पत्नी अभी नवविवाहिता थी, उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। अब तो वो साहूकार पत्नी जिद करने लगी कि मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं। जब उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुनी कि साहूकार की पत्नी सती होना चाहती है, तो वे सब कहने लगे कि इसकी अनुमति तो महाराज से लेनी पड़ेगी। तो कुछ लोग राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, महाराज, जिस साहूकार को चोरों ने मारा था उसकी पत्नी पतिव्रता है और वो अपने पति के साथ सती होना चाहती है। तो राजा विक्रम कहते हैं, ठीक है, उसे सती होने दिया जाए। चलो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं जिस शमशान घाट में सती होना चाहती है। श्रोताओं, अब तो साहूकार की जो पत्नी थी उसका सतीत्व जागृत हो गया। उसने अपने पति को मारा जरूर था, लेकिन वो अपने पति में अनुराग भी रखती थी। आपको बता दूं, पहले जो स्त्रियां सती होना चाहती थी उनकी एक परीक्षा होती थी, तभी उसे सती होने का अधिकार मिलता था। सती होने वाली स्त्री के हाथ में गाय का गोबर दिया जाता था और उस गाय के गोबर को उछालकर जमीन पर छुड़वाया जाता था, और यदि पृथ्वी में गिरते ही वो गोबर नारियल बन जाता, जब तो वो सती होने के योग्य कहलाती। फिर उसे सब लोग सती कर दिया करते थे, अन्यथा उसे सती नहीं कराते थे। अब तो साहूकार की पत्नी को गाय का गोबर हाथ में देते हैं और वो उस गोबर को उछालती है, तो उसी समय उस गोबर का नारियल बन जाता है। तो सभी लोग कहने लगे कि इसको सती करा दिया जाए, इसकी योग्यता
सती होने के लायक है, ये पतिव्रता है। मित्रों, इसके बाद साहूकार की वो स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए सती होने की पूरी तैयारी करने लगती है। 16 श्रृंगार करके, सब तैयारी पूरी करके अपने पति के साथ सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठ जाती है। शमशान घाट में साहूकार की चिता बना दी गई और इस चिता पर साहूकार को लिटा दिया गया और उसी पर उसकी पत्नी भी बैठ जाती है। उसके बाद उसी समय पर महाराज विक्रम आते हैं। दर्शक बंधुओं, महाराज विक्रम ने देखा कि ये वही साहूकार की पत्नी है जिसने स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है और वो अब सती होना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? पति की हत्यारिन स्त्री पतिव्रता कैसे हो गई? मित्रों, महाराज विक्रम उस स्त्री से कहने लगे कि हे साहूकार की पत्नी, तुम ये क्या करने जा रही हो? साहूकार की स्त्री ने जवाब दिया कि महाराज, मैं सती होना चाहती हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह सुनकर राजा ने हंसते हुए साहूकार की पत्नी से धीरे से कहा, धन्य है नारी, तुझे समझना बड़ा मुश्किल है। नारी के द्वारा अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते। राजा विक्रम ने साहूकार की स्त्री को सुनाते हुए कहा, तिरिया चरित्र जाने न पाई, खसम मार के सती कहाई। महाराज विक्रम बोले, हे साहूकार पत्नी, तुमने तो स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है और फिर भी सती होना चाहती हो। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। श्रोताओं, राजा विक्रम की यह बात सुनते ही वो समझ गई, इसका मतलब राजा साहब मेरे उस भेद के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी उस सती का सतीत्व जागृत हो चुका था, इसलिए उसने सूर्य का मंत्र का जाप किया और अपनी चिता में आग लगा ली। यह देखकर राजा विक्रम भी बड़े हैरान थे। राजा विक्रम ने देखा कि यह तो वास्तव में ही सती हो रही है, इसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। थोड़ी सी देर में उस चिता में चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो भी मंत्र से। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर वो स्त्री समझ गई थी कि रात जो चोर आया था, जो दूसरा चोर बाहर खड़ा था, वो कोई और नहीं स्वयं राजा विक्रम थे। अब तो उस स्त्री ने राजा विक्रम से कहा, हे राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा बाजा बजन दे, मुझको तू ना छेब, मेरी तुझको क्या पड़ी, तू तो अपनी देख। वो स्त्री कहने लगी, हे राजा, तू ये बात कहकर मुझे क्या चोट पहुंचा रहा है? तू मुझे मत देख, मैं तो सती हो रही हूं, तू अपनी को देख। तुझ पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है। तूने जो मेरे साथ किया है, इसका फल तुझे मिलने वाला है। मैं तो उस चोर के साथ जाने वाली थी, पर नहीं गई। पर तेरी प्रिय रानी हंसिया तुझको धोखा देकर एक जिन्न के साथ रंगरलियां मनाती है। वो रोजाना रात्रि में उठकर एक जिन्न के पास जाती है और वो जिन्न रात के 12 बजे उसे तेरे महल से निकाल कर ले जाता है और वो उसके साथ बड़े आराम से रहती है। मित्रों, ये सुनते ही राजा का चेहरा फीका पड़ जाता है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। राजा विक्रम कहने लगे कि इसका पता कैसे चलेगा कि मेरी स्त्री जिन्न से मिलने जाती है? तब वो स्त्री बताती है, हे राजन, अगर तू अपनी स्त्री को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है तो तू एक काम कर, तू अपने हाथ में एक मसाल ले ले और नाई का बेस बना ले और हजामत बनाने के सारे औजार अपने पास रख ले, बहुत काम आएंगे। और अपने नगर की पूर्व दिशा में चले जाना। तुम्हारे नगर के पूर्व दिशा में एक बावड़ी है, बावड़ी कहते हैं तालाब को। राजन, जो नाई का सामान होता है, हजामत बनाने का, वाल काटने का, वो सामान अपने पास रख लो। तू उस बावड़ी पर पहुंच जाना और वहां जाकर रोने लग जाना। तुम्हारी आवाज सुनकर जब वो जिन्न तेरे पास आएगा तो तू उससे कहना कि मैं तुम्हारा नाई हूं और तुम्हारे बाल काटने आया हूं। उसके बाद जब वो तुम्हें महल के अंदर ले जाए तो तुम वहां का सारा नजारा अपनी आंखों से देख लेना। दर्शक बंधु, अब तो राजा विक्रम के पैरे तलों से जमीन खिसक गई। राजा विक्रम उस साहूकार पत्नी को सती कराने के बाद वापस अपने दरबार में आ जाता है और राजा विक्रम के दिमाग में वही बात गूंजने लगती है कि मेरी रानी हंसिया जिन्न के साथ रहती है। तो दोस्तों, राजा विक्रम मन में विचार करने लगे
कि आज मुझे देखना चाहिए कि वास्तविक ये बात सच है या झूठ है। तो राजा विक्रम ने अपना वेश बदला और वेश बदलकर नाई का भेष धारण किया और जो बाल काटने के औजार थे वो सब एक कपड़े में बांध लिए और हाथ में मसाल ली। और जब रात्रि का कुछ समय बीता तो राजा हाथ में मसाल लेकर नगर के पूर्व दिशा की ओर चल देता है और चलते चलते उसी तालाब पर पहुंच जाता है जिस तालाब के पास वो जिन्न रहता था। राजा विक्रम उसे तालाब के पीछे बैठकर रोने लगे। उधर उस जिन्न ने देखा उस तालाब के पीछे कोई व्यक्ति रो रहा है, तो वो जिन्न अपने महल से निकलकर बाहर आता है और कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां बैठकर क्यों रो रहे हो। राजा विक्रम ने जवाब दिया, मैं एक नाई हूं और आपके बाल काटने आया हूं, पर मैं रो इस बात से रहा हूं कि इस समय मुझे रात्रि हो गई है, मार्ग में कोई वारदात मेरे साथ ना हो जाए, कोई मुझे मार ना डाले, इसीलिए मैं यहां रो रहा हूं। मैं आपका पुश्तैनी नाई हूं। मेरे दादा परदादा सब आपके बाप दादाओं के बाल काटते आए हैं। मैंने सुना कि आपकी दाढ़ी मूछी बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं भी आपकी हजामत बनाने के लिए चला आया। मित्रों, उस जिन्न ने जब ये देखा कि ये नाई हमारा पुश्तैनी नाई है, तो वो उस नाई को अपने महल में बुलाकर ले जाता है। महल में पहुंचने पर राजा विक्रम ने देखा कि उसकी रानी हंसिया महल के अंदर जिन्न के कमरे में बैठी है। दर्शक बंधु, यह देखकर राजा विक्रम की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी रानी को जब एक जिन्न की बाहों में देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गया था कि वो सती ठीक कह रही थी कि मेरी स्त्री बदचलन है। दर्शक बंधुओं, राजा सोचने लगा कि किसी ने सच कहा है कि मनुष्य को कभी दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हो सकता है जिस बात को लेकर तुम दूसरे का उपहास उड़ाते हो वही तुम्हारे साथ भी हो जाए। दूसरे के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो कोई आपके साथ भी बुरा कर सकता है। दूसरे के दोष भी नहीं देखना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों के दोष देखकर चलता है, उस पर हंसता है, तो याद रखना कोई आप पर भी हंसता होगा। दूसरी बात, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो दूसरों की अच्छाइयों को देखो। इससे हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग दूसरों के दोष निहारते रहते हैं उनमें उसी तरह के भाव पैदा हो जाते हैं। नंबर 3, हमें कभी दूसरे की स्त्री, दूसरे की बहन बेटी को कभी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। जो लोग दूसरों की बहन बेटी को बुरी नजर से देखते हैं उनकी बहन बेटी को कोई और बुरी नजर से देखता है। उनकी बहन बेटी को कोई और बुरी नजर से देखता है। ये तो बदला है, जैसा करोगे वैसा आगे आ जाएगा। कहते हैं दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग और अपने हितैषी जनों का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। जो मनुष्य इनसे बच गया उसने इस जीवन को सुरक्षित कर लिया। दर्शक बंधुओं, राजा विक्रम ने उस जिन्न से कहा, साहब पहले मैं आपकी हजामत बनाए देता हूं, उसके बाद आप अपनी रानी के पास जाना। जिन्न को नहीं पता था कि वो राजा विक्रम ही है। अब तो वो राजा विक्रम के पास हजामत बनवाने के लिए बैठ जाता है। नाई बेसधारी राजा विक्रम ने एक लंबा चौड़ा उस्तरा निकाला और उसी उस्तरे से जिन्न की गर्दन को काट दिया। जिन्न की राम नाम सत्य हो गई। उसके बाद राजा विक्रम अपनी असली भेष में आ जाते हैं और जब उसकी रानी हंसिया उसे देखती है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो बार बार अपने पति से क्षमा मांगती है, लेकिन राजा विक्रम ने उसे मारा तो नहीं पर उसे देश निकाला दे दिया। दर्शक बंधु, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई